आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें कहा गया है द डेंसिटी ऑफ ए रॉड ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम वन एंड टू द अदर. इट इज pivoted at an end so that it can move about a vertical axis through the pivot. A horizontal force F is applied on the free end in the direction perpendicular to the rod. The quantities that do not depend on which end of the rod is pivoted. तो हम यहाँ क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं. देखिए, रॉड जो है की डेंसिटी जो है चेंज हो रही है. तो हो सकता है कि रॉड इस तरह की हो और दूसरे केस में हमारी रॉड ऐसे भी हो सकती है. अब दोनों ही केस में हमने एक फोर्स लगाया सेम, यानी कि जैसे ये है पिवेटेड पॉइंट यहाँ है और ऐसे फोर्स लगा रहे हैं तो क्या करेगी, मूव कर जाएगी. अब यहाँ पर हमें दिखाना है कि कौन सी चीज़ जो है, कौन सा इसमें जो गिवन है कि एंगुलर एक्सेलरेशन और वेलोसिटी वगैरह या मोमेंटम या जो भी टॉर्क दिया है वो किस चीज़ पे डिपेंड करेगा. क्या इसके शेप जैसा कि ये केस दिया है उस तरह से डिपेंड करेगा. तो देखिए, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एक सही आंसर की, टॉर्क की. टॉर्क होता है R क्रॉस F, यानी इस पिवटेड पॉइंट से ये डिस्टेंस और इस पिवटेड पॉइंट से डिस्टेंस, दोनों की डिस्टेंस सेम है, फोर्स सेम लग रहा है, तो जाहिर सी बात टॉर्क हमारा सेम रहेगा दोनों ही केस में. तो डी ऑप्शन हमारा पहले तो करेक्ट हो गया. अब ऑप्शन ए की बात करते हैं, एंगुलर एक्सेलरेशन. एंगुलर एक्सेलरेशन हमारा क्या होता है, एंगुलर एक्सेलरेशन होता है अल्फा. तो देखें, टॉर्क होता है आई अल्फा. ठीक, अब आई देख लेते हैं. तो इस पिवटेड पॉइंट से जो आई है इसको मान लो I1 यहाँ आएगा और इसको I2. दोनों ही डिफरेंट आएंगे, इसलिए मैंने I1 I2 लिख दिया. क्यों डिफरेंट आएंगे, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मास इस तरफ है, यानी कि सेंटर ऑफ मास इधर टूवर्ड्स होगा और इधर सेंटर ऑफ मास इधर टूवर्ड्स होगा. अब मास का डिस्ट्रीब्यूशन दोनों ही केस में अलग है. जाहिर सी बात है कि जो इनर्शिया होती है वो मास पे डिपेंड करती है, ये भी मास पे डिपेंड कर देगी. मास का मतलब डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास डिफरेंट है तो इनर्शिया डिफरेंट आएगा. अब देखिए, यहाँ पर आई हमारा चेंज है दोनों ही केस में. जब आई चेंज होगा तो टॉर्क जो है और सॉरी हाँ, तो जब आई चेंज होगा तो टॉर्क भी चेंज आएगा. इसका मतलब जो ए ऑप्शन है वो हमारा रॉन्ग हो गया. अब ऑप्शन बी की बात कर लेते हैं, एंगुलर वेलोसिटी. तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हम ले लेते हैं कि इस तरह का फार्मूला हम ले लेते हैं. ये दोनों के लिए कॉमन है, जो कि स्टार्टिंग मान लीजिए इसकी इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी दोनों की 0 है. देखिए, अल्फा चेंज है दोनों का. यहाँ पर हमने देखा कि टाउ इक्वल टू आई अल्फा, तो अल्फा चेंज है. जब अल्फा चेंज होगा तो टाइम उसने कहा ना कि एक कंप्लीट रोटेशन, तो चलो यहाँ टी तो सेम है लेकिन अल्फा यहाँ बदल गया है. जब अल्फा बदलेगा तो जाहिर सी बात है कि हमारा ओमेगा की वैल्यू बदल जाएगी. तो जिससे हमारा जो बी ऑप्शन है एंगुलर वेलोसिटी वो गलत हो जाएगा. अब यहाँ देखिए, ये अल्फा क्यों बदलेगा. देखो, अब इसी क्वेश्चन को देखिए, टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा होता है. अगर हम अल्फा निकालना चाहें तो क्या लिखते हैं, टॉर्क अपॉन आई इज इक्वल टू अल्फा. अब टॉर्क तो सेम है लेकिन आई तो चेंज है ना, तो ये पूरी जो वैल्यू आएगी वो तो अलग आएगी ना. तो अल्फा की वैल्यू हर दोनों केस में अलग होगा, तो इसलिए यहाँ पर अल्फा चेंज हो रहा है. तो ऑप्शन जो सी है हमारा एंगुलर नहीं, ऑप्शन बी हमारा गलत होगा. अब ऑप्शन सी की बात कर लेते हैं, एंगुलर मोमेंटम कहता है. तो एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. जाहिर सी बात है आई हमने चेंज कर दिया है, ओमेगा चेंज हो रहा है. तो जब दोनों क्वांटिटी चेंज हो रही है तो एंगुलर मोमेंटम भी चेंज होगा. तो सी वाला ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया. तो इस तरह से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं.